उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा था एक गांव जिसका नाम था भूतिया बस्ती। यह गांव कभी समृद्ध था, लेकिन अब यह लगभग वीरान हो चुका था। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर था जिसे लोग काला महल कहते थे। काला महल एक समय में एक जमींदार का आलीशान हवेली हुआ करता था, लेकिन अब वह केवल भय और रहस्य का प्रतीक था। गांव वाले कहते थे कि रात में खंडहर से चीखें सुनाई देती हैं, ऐसी चीखें जो सुनने वाले का खून जमा देती थीं। कहानी थी कि जमींदार की बेटी मालती की आत्मा वहां भटकती है, जो अपने प्रेमी की बेवफाई और अपनी हत्या का बदला लेने के लिए लौटती है। साल 1990 की बात है। देहरादून से कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स अर्जुन, काव्या, रोहन और मेघना अपने प्रोफेसर के साथ एक रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए भूतिया बस्ती आए थे। उनका प्रोजेक्ट था पुराने खंडहरों की ऐतिहासिकता और स्थानीय लोक कथाओं का अध्ययन करना। प्रोफेसर शर्मा, जो इतिहास के विद्वान थे, ने उन्हें काला महल के बारे में बताया। यह खंडहर 200 साल पुराना है, उन्होंने कहा, लेकिन स्थानीय लोग इसे शापित मानते हैं। मालती नाम की एक लड़की की कहानी है जिसे उसके प्रेमी ने धोखा दिया और जमींदार ने गुस्से में उसकी हत्या कर दी। तब से उसकी आत्मा यहां भटकती है। अर्जुन, जो हमेशा तर्कसंगत और नास्तिक था, ने हंसते हुए कहा, प्रोफेसर साहब, ये सब कहानियां लोगों ने गर ही हैं। हम रात में खंडहर में जाकर सच का पता लगाएंगे। काव्या और मेघना डर रही थीं, लेकिन रोहन ने अर्जुन का साथ दिया। प्रोफेसर ने उन्हें मना किया, लेकिन युवाओं का जोश उनके सामने नहीं टिका। आखिरकार चारों ने रात को खंडहर में जाने का फैसला किया। उनके पास टॉर्च, एक पुराना कैम्पकॉर्डर और कुछ नोट्स थे। गांव के एक बुजुर्ग, बाबा हरिया, ने उन्हें चेतावनी दी, जो काला महल में रात को जाता है वो सुबह नहीं देखता। मालती की आत्मा प्रेमियों को नहीं छोड़ती। रात के 10 बजे, जब चांद बादलों के पीछे छिपा था, चारों दोस्त खंडहर के सामने खड़े थे। काला महल की दीवारें जर्जर थीं और हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। खंडहर के दरवाजे पर एक पुराना ताला लटक रहा था, जो आसानी से टूट गया। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, ठंडी हवा का एक झोंका उनके चेहरों से टकराया। काव्या ने डरते हुए कहा, अर्जुन, यह जगह मुझे ठीक नहीं लग रही, चलो वापस चलें। लेकिन अर्जुन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। खंडहर के अंदर का दृश्य भयावह था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जिनमें एक लड़की की तस्वीर बार बार दिख रही थी। उसकी आंखें इतनी जीवंत थीं कि लगता था वह उन्हें घूर रही हो। रोहन ने कैमकॉर्डर चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। जैसे ही वे हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे, उन्हें एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। मेघना ने डर से अर्जुन का हाथ पकड़ डीएच लिया। ये क्या था? उसने पूछा। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, हवा होगी, डरने की कोई बात नहीं। हॉल से आगे एक लंबा गलियारा था, जिसके अंत में एक पुराना दर्पण था। दर्पण के सामने खड़े होते ही काव्या ने चीख मार दी। मुझे वहां कुछ दिखा, उसने कहा, दर्पण की ओर इशारा करते हुए। सबने दर्पण की ओर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। रोहन ने कैमकॉर्डर में देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ीडीएच गया। यहां एक और छाया है, उसने हकलाते हुए कहा। कैमकॉर्डर की स्क्रीन पर उनकी 4 छायाओं के अलावा एक 5वीं छाया दिख रही थी। एक लंबी पतली आकृति जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे। अर्जुन ने इसे तकनीकी खराबी समझा, लेकिन मेघना अब रोने लगी थी। तभी गलियारे के अंत से एक ठंडी हवा का झोंका आया और दर्पण अचानक चटक गया। सभी डर के मारे पीछे हट गए। हमें यहां से जाना चाहिए, काव्या ने चिल्लाकर कहा। लेकिन इससे पहले कि वे बाहर की ओर भागते, खंडहर का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब चारों दोस्त खंडहर में फंस चुके थे। टॉर्च की रोशनी कमजोर पड़ीडीएच रही थी और हवा में फुसफुसाहट अब तेज चीखों में बदल रही थी। मुझे छोड़ ढाट दो, मुझे छोड़ ढाट दो, एक औरत की आवाज गूंज रही थी। रोहन ने कैमकॉर्डर को एक तरफ रखा और भागने की कोशिश की, लेकिन गलियारे की दीवारें जैसे करीब आ रही थीं। अचानक मेघना की चीख गूंजी। जब बाकी तीनों ने उसकी ओर देखा, तो वह हवा में लटकी हुई थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़े हुए हो। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं और वह चिल्ला रही थी, वो मुझे देख रही है, वो यहां है। अर्जुन ने उसे पकड़ने की कोशिश की,
लेकिन मेघना अचानक नीचे गिर पड्डी और बेहोश हो गई। काव्या और रोहन अब पूरी तरह घबरा चुके थे। तभी गलियारे में एक आकृति प्रकट हुई। यह एक औरत थी जिसके लंबे काले बाल चेहरे को ढक रहे थे। उसकी साधी फटी हुई थी और उसकी त्वचा अस्वाभाविक रूप से सफेद थी। उसकी आंखें नहीं दिख रही थीं, लेकिन उसका चेहरा उनकी ओर घूमा। तुमने मुझे क्यों जगाया? उसकी आवाज ऐसी थी जैसे वह सीधे उनके दिमाग में बोल रही हो। अर्जुन ने मेघना को कंधे पर उठाया और बाकी दोस्तों को चिल्लाकर कहा, भागो! वे गलियारे से बाहर की ओर दौड़े, लेकिन हर दरवाजा बंद था। खंडहर जैसे जीवित हो उठा था। दीवारों से खून रिसने लगा और चीखें अब इतनी तेज थीं कि उनके कान दुखने लगे। रोहन ने एक खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कांच अपने आप ठीक हो गया। अचानक मालती की आकृति काव्या के सामने प्रकट हुई। काव्या ने चीखते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हम गलती से यहां आए। लेकिन मालती की हंसी गूंजी, प्रेमी, तुम सब प्रेमी हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसने काव्या की ओर हाथ बढ़ाया और काव्या की आंखें सफेद हो गईं। वह जमीन पर गिर पड़ी और उसकी सांसें रुक गईं। अर्जुन और रोहन मेघना को लेकर किसी तरह खंडहर के पीछे वाले हिस्से में पहुंचे, जहां एक पुराना कुआं था। उन्होंने सोचा कि शायद यहां से निकलने का रास्ता हो, लेकिन जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, मालती की आकृति फिर प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें खाली थीं और उसका मुंह अस्वाभाविक रूप से खुला था। उसने रोहन को पकड़ डीएच लिया और वह चीखता हुआ कुएं में गिर गया। अर्जुन अब अकेला था। उसने मेघना को कंधे पर उठाए रखा और प्रार्थना करने लगा। तभी उसे एक पुराना ताबीज याद आया जो उसकी मां ने उसे दिया था। उसने ताबीज निकाला और मालती की ओर बढ़ाया। मालती की चीख और तेज हो गई और वह पीछे हटने लगी। अर्जुन ने मौका देखकर मेघना को लेकर खंडहर का मुख्य दरवाजा खोला और बाहर भागा। अगली सुबह अर्जुन और मेघना गांव में थे, लेकिन रोहन और काव्या का कोई अता पता नहीं था। प्रोफेसर शर्मा ने पुलिस को बुलाया, लेकिन खंडहर में कुछ नहीं मिला। न कोई शव, न कोई निशान। कैमकॉर्डर में रिकॉर्डिंग थी, लेकिन वह पूरी तरह खाली थी। गांव वाले कहते हैं कि मालती की आत्मा अब भी खंडहर में भटकती है और जो भी प्रेमी योद्धा वहां जाता है उसे वह अपने साथ ले जाती है। अर्जुन और मेघना ने कभी उस रात की बात नहीं की, लेकिन मेघना की आंखों में हमेशा एक डर बना रहा और अर्जुन को रात में कभी कभी एक फुसफुसाहट सुनाई देती थी, तुमने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ दूंगी।